था, पापा को बोला भी था कि इसको जब आरजेएस करना है तो आप इसको कोर्ट मत जॉइन करवाओ, कोर्ट जाएगी खराब हो जाएगी। वकालत की एक बार अगर इसका नशा पड़ गया तो फिर वकालत चित नहीं रह जाएगी। पर मैंने बोला कि आप मेरे को जाने दो, मेरे को पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो फिर जब मैंने चंद्रशेखर जी सर को देखा, तो उनको देखते ही ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरी नैया पार लगवा देंगे इस बार। तो वो एक फीलिंग थी, सर खुद इतना डाउन टू अर्थ था कि उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। फिर हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने धीरज जी सर से पूरा मार्गदर्शन लिया। सर पूरा बताते हैं कि आपको कब कैसे करना है, कहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं। तो इन दोनों का मेंस के लिए अच्छा योगदान रहा मेरा। जब तक वैकेंसी आई उस दिन भी मैं कोर्ट ही थी। 9 अप्रैल को इसका नोटिफ़िकेशन आया था कि आरजेएस का। तो उस दिन फिर मैंने सर को बोला कि सर अब मैं कोर्ट नहीं आ रही, अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। कि 2-3 साल अगर तू कर भी लेगी दुकान, तो फिर छोटी वाली तो छोटी है, तो तुम लोगों को जो मन में वो करो। उन दोनों का बिज़नेस में मन था, बड़े वालों का, तो उनको भी पापा ने अपने साथ नहीं बिठाया। उनको अपनी फ्रीडम दी, अपनी दुकान करवाई। कोर्ट जाके मैंने देखा, अच्छा ये वकालतनामा होता है, ऐसी फाइल होती है, इसको ऐसे मेंटेन करना होता है। तो मेरे को बहुत हेल्प किया। और इस बार का जो प्री का पेपर था, वो भी लगभग सारा प्रैक्टिकल बेस्ड था। तो उसमें भी मेरे को कन्फ्यूज़न का कुछ था ही नहीं। बहुत सारे बच्चे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो गए थे। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कर रखा था तो मेरे को उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। कॉलेज के पहले दिन से ही तय हो गया था कि बीकॉम के बाद एमकॉम नहीं करनी, बल्कि एक नया मुकाम हासिल करना है, तो इच्छा हुई जज बनने की। इसी इच्छा के साथ पहली बार कोर्ट में कदम रखा। जहां जज को अपनी कुर्सी पर बैठा देखा तो इच्छा संकल्प में बदल गई। पहला प्रयास अनुभव पाने में निकला, समझने में कि परीक्षा की मांगे क्या है। दूसरे प्रयास में कड़ी मेहनत की, फल मिला। आरजेएस 2024 में 91वीं रैंक के रूप में। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है श्री डूंगरगढ़ की पहली महिला न्यायाधीश महिमा दुग्गड़। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। महिमा, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अभी हाल ही में आरजीएस का रिजल्ट आया है और आपकी रैंक बनी है 91। जी सर। क्या महसूस कर रही हैं आप? ऐसा लग रहा है जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके बाद तो ऐसे लाइफ एकदम से एक रिज़ल्ट ने इतना चेंज कर दिया। जिनके फ़ोन नहीं आते थे कभी, उन सबके भी शुभकामनाओं के लिए फ़ोन आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही कर लिया। सबसे पहले किसको पता चला कि आपका सिलेक्शन हो गया? मेरे सर, उनका भी कॉल आया था और मेरे एक सीनियर हैं। मैं तो ऐसे दिवाली का मौसम था तो डीवाईक्यू बना रहे थे कुछ, तो उनका फ़ोन आके बोलते हैं, "जज साहब बधाई हो।" तो मैंने कहा इतना बड़ा प्रैंक मत करो, अगर मेरा नहीं हुआ तो बता दो कि फिर से पढ़ लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं आपका हो गया और 91 रैंक आई है आपकी। तो मैंने कहा मेरे को विश्वास नहीं है, आप पहले रिज़ल्ट की पीडीएफ भेजो मेरे को। तो फिर उन्होंने मुझे पीडीएफ भेजी, तो मैंने चेक किया तो मेरा ही था। फिर मैंने अपनी दादी माँ को बताया, पापा को फ़ोन करके बताया कि रिज़ल्ट आ गया और हो गया। अच्छा, आप उस वक्त घर ही थे? हाँ, मैं घर पे ही थी, दिवालियों का कुछ काम चल रहा था, हम लोग कर रहे थे साथ में बैठ के। अच्छा, आपके सीनियर कौन, जो आपके वकील हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो? हाँ, सर तो बाहर गए हुए थे, मेरे कॉलेज के सीनियर थे। अच्छा, कॉलेज के सीनियर का फोन आया। उन्होंने भी बताया कि रिज़ल्ट आ गया। सर को कब पता चला? सर को फिर मैंने कॉल करके बोला कि सर रिज़ल्ट आ गया। हाँ। तो वो मेरी आवाज़ से समझ गए कि अच्छा रिज़ल्ट आ गया। हो गया तेरा? मैंने कहा आंसर हो गया। आपके पास जब सीनियर का फोन आया, उससे पहले पीडीएफ नहीं आई आपके पास? एक्चुअली पहले सैटरडे को तो हम सब चेक कर रहे थे कि आज रिज़ल्ट आना है, आना है। उस दिन संडे था तो ऐसा लग रहा था कि आज नहीं आएगा। तो फ़ोन चार्जिंग पे था और हम अपना काम कर रहे थे। तो फ़ोन देखा ही नहीं था मैंने, उनका कॉल आया तो फ़ोन चेक किया। फिर आपने कंफर्म करने के लिए पीडीएफ में नंबर देखे, रोल नंबर या नहीं? नहीं, मैंने रोल नंबर देखा, अपना नाम देखा, डेट ऑफ बर्थ देखी, कहते सब कुछ मेरा ही है तो इसका मतलब हो गया है। फिर आपने दादी माँ को बताया? हाँ, फिर मैंने दादी माँ को बताया कि माँ हो गया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने जज बनना है मुझे, ये कब डिसाइड किया? बीकॉम के बाद। बीकॉम के बाद ऐसा था कि मेरे को एमकॉम करना नहीं है। तो फिर कॉलेज गए तो सर ने बोला क्या करना है? तो मैंने कहा मैं तो एलएलबी का सोच रही हूँ। तो उन्होंने बताया कि आरजेएस होता है कुछ ऐसा, तुम करोगी तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा। उनका फर्स्ट टाइम ये था। तो फिर मैंने रामपुरा कॉलेज में एडमिशन लिया। तो बीकॉम के बाद था कि नहीं इसमें आरजेएस ही करना है मेरे को। अच्छा, एलएलबी वहाँ रह के पढ़ी या आपने अप डाउन किया?
अप डाउन करके डूंगरगढ़ से बीकानेर आना जाना किया। आना जाना। फिर आपने आरजेएस की तैयारी कब शुरू करी? आरजेएस की जब 2021 में हमारा एलएलबी फाइनल ईयर था, तब उस टाइम इसके अंदर अपीयरिंग स्टूडेंट भी दे सकते हैं, तो हमने फॉर्म फिल किया था मैंने उस टाइम, लेकिन टाइम नहीं मिला था, 20 ही दिन का समय मिला था एग्ज़ाम के बाद, तो मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद मैंने पापा को बोला कि जब मेरे को आरजेएस ही करना है तो आप मेरे को कोड दिखाओ तो सही कि जज कैसा होता है, क्या काम करता है। लेकिन उसमें भी दिक्कत आई क्योंकि डूंगरगढ़ में कोई भी लेडीज़ एडवोकेट नहीं थे। तो पापा ने एक बार बोला कि ठीक है देखते हैं। फिर पापा ने मेरे को श्री डूंगरगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता है बाबूलाल जी दर्जी, उनके पास प्रैक्टिस करवाई। तो उस दिन से मेरी प्रैक्टिस ही चल रही थी। तो जिस दिन साथ में मेरी प्रिपरेशन चालू थी, सुबह शाम मैं पढ़ाई करती थी। मेरे सर भी बोलते थे कि कोर्ट आओ अच्छी बात है, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो ऐसे करके आपने कोर्ट ज्वाइन कर लिया। जी। फिर आप कोर्ट रेगुलर गए? हाँ, मैंने कोर्ट लगभग जब तक वैकेंसी आई उस दिन भी मैं कोर्ट ही थी। 9 अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आया था कि आरजेएस का। तो उस दिन फिर मैंने सर को बोला कि सर अब मैं कोर्ट नहीं आ रही हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, 2021 में प्रीलिम्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, उस टाइम मेरा प्रीलिम्स 1-2 नंबर से नहीं हुआ था। तो मैं ये अटेम्प्ट तो आपका पहला ही मान लूँ? हाँ, विथ प्रिपरेशन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। वैसे ही वो आपका लॉ इधर हुआ था और उधर वैकेंसी थी 2021 वाली। हाँ। पहले अटेम्प्ट में आपने आरजेएस क्लियर कर लिया। जी, विथ प्रिपरेशन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। जब आपने ये अटेम्प्ट दिया तो आपको लगा कि मैं इस बार निकाल लूंगी? फर्स्ट डे जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब यही था कि बस कैसे भी इस 2024 में ये अटेम्प्ट निकालना है, कुछ भी करना पड़े। तो माइंड सेट उसी से प्रिपरेशन की थी अपनी। अच्छा, तैयारी कैसे की आपने? तैयारी ऐसी थी कि मेरा ये था कि मैं किसी के साथ पढ़ नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत फास्ट पढ़ती हूँ। तो मेरे सारे जो साथ में पढ़ते हैं वो भी यही बोलते हैं कि तू तो 2 सेक्शन कर लेती है, हम लोग तो हेडिंग पढ़ते हैं। तो मेरा ये था कि मैं बार-बार मैं डायरेक्ट्स को ही की थी, लेकिन मैं इतनी प्रीलिम्स से पहले कम से कम मैंने 50 टाइम्स रिवाइज़ कर लिया था डायरेक्ट्स को। अच्छा। इवन जैसे एक दिन मेरा पूरा क्रिमिनल, दूसरे दिन पूरा सिविल। एक दिन में पूरा क्रिमिनल रिवाइज कर लेते थे और एक दिन में सिविल कर लेते थे। हाँ, और ये माइनर एक्ट? माइनर एक्ट तो मेरे को 2 घंटे लगते थे। तो वो था कि मैं फ़ास्ट कर लेती। जैसे 9 अप्रैल को जब वैकेंसी आई, उसके बाद मैंने लगभग 20 अप्रैल तक अपना सिलेबस धीरे-धीरे कंप्लीट किया, एक बार के लिए। लेकिन 21 अप्रैल से फिर मेरा रिवाइज़ ही चलता था। 21 अप्रैल को सिविल, 22 को क्रिमिनल, 23 को फिर से सिविल, 24 को फिर क्रिमिनल। तो रिवीजन मेरा बहुत टाइम्स हो गया था। और जजमेंट राइटिंग के लिए क्या किया? जजमेंट राइटिंग के लिए मैं कोर्ट जाती थी, तो मैंने ऑनलाइन ई कोर्ट से अपने कोर्ट के जजमेंट्स निकाले और वही 4 फॉर्मेट जो मेरे को ई कोर्ट में मिले, उन्हीं को मैंने फॉलो किया। ये तो 2021 से कंटिन्यू चल रहा था? 2021 से मैं डायरेक्ट्स पढ़ती थी। जजमेंट राइटिंग और तो सब मैंने प्री का रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट किया था कि अब मेरे को जजमेंट राइटिंग में जाना है। अच्छा, लैंग्वेज का क्या किया आपने? हिंदी की तैयारी कैसे की? हिंदी, इंग्लिश जैसे प्री के अंदर हमारे ग्रामर आते हैं, तो मैंने अभी 2023 में जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी दिया था, लेकिन उस पे भी मेरा कुछ पॉइंटों से नहीं हो पाया था। तो उस टाइम मेरी ग्रामर उस टाइम हो रखी थी हिंदी, इंग्लिश की, तो प्री के लिए तो मेरे को कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा। जी। मेंस के लिए मेरा डिबेट स्टार्टिंग से ही अच्छा था स्कूल लेवल से, तो हिंदी में तो मेरे को कॉन्फिडेंट था कि नहीं मेरा हो जाएगा, कोई भी टॉपिक आएगा मैं लिख सकती हूँ। इंग्लिश मेरा शुरू से ही वीक रहा है क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़ाई रही है मेरी पूरी, स्टार्टिंग से लेके अब तक। तो इंग्लिश का था, मैं करती थी थोड़ा-थोड़ा, धीरज सर से मैंने ली थी अपनी गाइडेंस और फिर मेरे को ये था कि नहीं मेरे को ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से करने हैं। इंग्लिश को मैंने थोड़ा-सा डाउन ही रखा था कि अगर इसमें मेरा नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, मेरे को बाकी 3 में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो फिर इंग्लिश में नंबर कितने आए आपके? इस बार तो वैसे सबके ही कम आए हैं, तो मेरे मेंस में तो 4 ही नंबर आए हैं, लेकिन अच्छा। प्री में मेरे 13 नंबर बने थे इंग्लिश में। मेंस में 4 नंबर ला करके भी आपने 91 रैंक प्राप्त कर ली। जी। और यदि मेंस में नंबर आते आपके 15 तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आ जाती। हाँ। मीडियम आपका कंप्लीट हिंदी रहा है? हाँ, मीडियम मेरा स्टार्टिंग से अब तक पूरा हिंदी रहा है। तो हिंदी में कितने नंबर आए आपके? हिंदी में मेरे 25 नंबर हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छे नंबर है। हिंदी में मेरे को लग रहा था कि मेरा 30 से ऊपर जाएगा। ऐसे काफ़ी अच्छे लिखे थे मैंने। तो आपके हिसाब से 5 नंबर कम मिले। हाँ, हिंदी में मेरे को कम लगते हैं। और क्रिमिनल में? क्रिमिनल में मेरे 61 बने हैं। अच्छा, बहुत अच्छे नंबर बने। सिविल में? सिविल में 51।
और सब्जेक्ट आपको अच्छा कौन सा लगता है, सिविल या क्रिमिनल? वैसे मेरे दोनों ही अच्छे थे, लेकिन हम्म। क्रिमिनल ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि डे टू लाइफ में यूज़ होता रहता है वो। आपने जो 3 साल प्रैक्टिस करी उसमें भी क्रिमिनल का रोल ज़्यादा था? वैसे मेरे सीनियर के पास सब काम था, सिविल थी भी था उनके पास, रेवेन्यू का भी अच्छा काम है और क्रिमिनल क्रिमिनल का भी अच्छा था। तो वो था कि उनके पास सब कुछ मिलता था मेरे को सीखने के लिए। हम्म। वैसे क्रिमिनल का वो होता है कि बेल-वेल तो डेली की होती रहती है, तो वो थोड़ा उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा था। उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा था हाँ, उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा और था उसके मेरा। नंबर भी ज़्यादा मिले आपको, हाँ, यही कारण है? यही कारण है। अच्छा, कोर्ट का अनुभव क्या है आपका? कोर्ट मैंने 2022 में जॉइन कर लिया था जब इसका 2021 का प्री का रिज़ल्ट आया था उसके बाद से। तो श्री डूंगरगढ़ में कोई महिला अधिवक्ता थी ही नहीं। अच्छा, तो सबसे पहले प्रैक्टिस करने वाली महिला अधिवक्ता के तौर पे मैंने ही जॉइन किया था। इतिहास की? हाँ, प्रैक्टिस किसी ने नहीं की, एनरोल बहुत सारे हैं। हाँ ठीक है, रेगुलर कोई नहीं गया। हाँ, रेगुलर कोई रेगुलर नहीं। जाने वाली आप पहली हाँ, लड़की हो, फीमेल हो। हाँ। उसके बाद मेरे को देख के मेरी एक फ्रेंड ने भी जॉइन किया था। हम्म। तो मेरे को लगा कि चलो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए भी अच्छा है कि डूंगरगढ़ की और लड़कियाँ कोर्ट तो आएगी एटलीस्ट, देखें कि प्रैक्टिस क्या होता है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को भी नहीं लगा था कि मैं 2 ढाई साल इतना कंटिन्यू कर पाऊँगी। लेकिन सर का बहुत अच्छा सपोर्ट था और घर का भी अच्छा सपोर्ट था कि अच्छे से काम करो, हो जाएगा। वो हर चीज़ मेरे को समझाते थे कि कैसे होता है, प्रैक्टिकल सब कुछ मैंने वहीं से सीखा है। इवन मैंने कभी कोर्ट की फाइल कैसी होती है देखा ही नहीं था घर पे क्योंकि घर में ऐसा हमारा फैमिली बैकग्राउंड है नहीं। कोर्ट जाके मैंने देखा, अच्छा ये वकालतनामा होता है, ऐसी फाइल होती है, इसको ऐसे मेंटेन करना होता है। तो मेरे को बहुत हेल्प किया और इस बार का जो प्री का पेपर था, वो भी लगभग सारा प्रैक्टिकल बेस्ड था। तो उसमें भी मेरे को कन्फ्यूज़न का कुछ था ही नहीं। बहुत सारे बच्चे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो गए थे। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कर रखा था तो मेरे को उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इंटरव्यू की हम बात करें तो इंटरव्यू में आपको हेल्प मिली कोर्ट जाने की? बहुत ज़्यादा मिली थी। इंटरव्यू में आपका बोर्ड किसका था? मेरा ऑनरेबल जस्टिस दिनेश मेहता सर थे जी। और रेखा बोरना मैम थी। आपका इंटरव्यू कितने समय चला? लगभग 25 से 30 मिनट चला था मेरा अच्छा, इंटरव्यू। फिर तो लंबा चला। आप वहाँ कंफर्ट थी? हाँ, लेकिन बाहर आने के बाद मेरे को पापा ने पूछा कैसा गया? तो एक बार तो एकदम माइंड ब्लैंक हो गया था। मैंने कहा पता नहीं कैसा गया बस हो गया। 25 से 30 मिनट इंटरव्यू चला है तो इसका मतलब करीब 25 से 30 सवाल तो हुए होंगे? इससे ज़्यादा ही हुए होंगे क्योंकि जब शाम को खाना खा के हम लोग बैठे थे, तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि बता तेरे को क्या क्वेश्चंस पूछे? तो मैं पेपर में लिखना स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन, तो लगभग 35 क्वेश्चन तो मैं लिख चुकी थी। अच्छा। तो पापा ने बोला 35 क्वेश्चन पूछे थे। मैंने कहा इतने तो मेरे को याद है, कुछ तो मैं स्किप भी करी हूँ, अभी याद भी नहीं आ रहे मेरे को। सॉरी कितने में बोला आपने? सॉरी बोला था मैंने, कम से कम 5-7 क्वेश्चंस में बोला था। उस पर उनका रिएक्शन क्या था, बोर्ड का? उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वो किस टाइप के सवाल थे जिसमें आपने सॉरी बोला? जैसे उन्होंने मेरे को बोला कि क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो मैंने उनको ये तो बता दिया कि डिजिटल करेंसी है। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा भारत की कोई है क्या? लेकिन उस टाइम रिकॉल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उसमें सॉरी बोला था। 1-2 लॉ के क्वेश्चंस में भी बोला था मैंने। एनवायरमेंटल लॉ पूछा था उन्होंने, तो मैंने बोला सर मैंने अभी नहीं पढ़ा। सिचुएशनल सवाल पूछे उन्होंने? हाँ, सिचुएशन क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। आपको याद है क्या पूछा? जैसे एक उन्होंने 125 सीआरपीसी का कुछ सिचुएशन का पूछा था। भरण पोषण। भरण-पोषण का कुछ पूछा था कि एक लड़की है वो लिव इन में रह रही है। वो लड़का फिर उसको धोखा दे देता है। आप एज़ ए एडवोकेट हो, तो वो आपके पास आई लड़की तो आप उसको क्या रेमेडी प्रोवाइड करवा सकते हो? तो मैंने उनको बताया कि हम आईपीसी में उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं इन सेक्शंस में और डीवी में जा सकती है वो। तो ऑनरेबल जस्टिस ने बोला कि आप उनको 125 सीआरपीसी का भरण-पोषण नहीं दिलाओगे? मॉनेटरी रिलीफ। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को तो जहाँ तक रिकॉल हो रहा है, वहाँ पे सिर्फ़ वाइफ़ ही है। तो उन्होंने बोला आप श्योर हो? मैंने कहा जी सर मैं श्योर हूँ। 1-2 क्वेश्चन्स और भी पूछे थे उन्होंने ऐसे। अच्छा, आप जब इंटरव्यू दे के बाहर निकले तो आपको क्या लगा कि मुझे इंटरव्यू में कितने नंबर मिलेंगे? कुछ ऐसा सोचा आपने? नहीं, मैंने नहीं सोचा था इंटरव्यू के बारे में कुछ भी। जब तक रिजल्ट आया तब तक कुछ नहीं सोचा कि मुझे नहीं, कितने नंबर मिलने वाले नहीं, हैं? इंटरव्यू के बारे में मैंने नंबर नहीं सोचा। फिर आपको नंबर मिले 25। 25। सही कह रहा हूँ? हाँ, इस नंबरों से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि इंटरव्यू का मेरे को ये था कि एग्ज़ाम में हमको पता होता है कि आंसर सही है, पर इंटरव्यू में तो वो हमारी पर्सनैलिटी चेक होता है। तो सामने वाला क्या देखना चाहता है उसका मेरे को नहीं लगता कि हम
उसको एग्ज़ामिन कर पाएँ। तो मैंने इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं सोचा था। मैंने कहा मेरा अच्छा गया है, उन्होंने जो पूछा जितना मेरे को लगा, तो उसके बारे में मैंने मार्क्स पहले नहीं सोचा कि मेरे को इतने मिल जाएँगे। जी। इस 25 से 30 मिनट के दौरान एक बार भी घबराहट हुई आपको? नहीं, घबराहट नहीं हुई। जाते ही उन्होंने मेरे को पूछ लिया कि आप कौन-से मीडियम में कंफर्टेबल हो? तो हुँ। मैंने उनको बता दिया कि सर मैं हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हूँ। तो उसके बाद उन्होंने ट्राई किया कि उन्होंने मेरे को लगभग हिंदी में ही पूछे थे सारे क्वेश्चन्स। हुँ। तो वो इतना अच्छा माहौल होता है कि उन्होंने घबराहट होने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, जब आप अकेडमी से बाहर निकले, तो एक जो अगले दिन जिनका इंटरव्यू होना है, वो बच्चे बड़े क्यूरियस होते हैं। वो पूछते हैं कि आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा? तो आपके पास कुछ बच्चे आए? हाँ, वो बाहर ही खड़े थे, तो उस टाइम तो मेरा माइंड ही ब्लैंक था, पता नहीं क्या हुआ है। तो मैं उनको तो यही बोल गई, मेरे को अभी पता ही नहीं है कि क्या हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने क्वेश्चन्स लिख के उनको शेयर कर दिया कि मेरा इंटरव्यू ऐसा गया है, अब आप लोग देख लो। तो उस समय आपको ऐसा लगा नहीं कि नहीं, नहीं मैं मेरे सवाल शेयर नहीं करूँगी क्योंकि कल को मेरे से इनके नंबर ज़्यादा आ गए तो मैं पीछे रह जाऊँगी? नहीं, ऐसी भावना मेरी कभी शुरू से ही नहीं रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को कुछ बताऊँगी, अगर उसका उस मेरी वज़ह से 1 नंबर भी अच्छा आएगा, तो वो उसके दिल से मेरे लिए दुआ तो निकलेगी। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम, उसमें आपकी मेहनत के साथ-साथ अगर आपको दुआ का साथ मिल जाए, तो मेरे को लगता है कि आप बहुत जल्दी सफलता प्राप्त हो जाती है। तो आपने मॉक इंटरव्यू दिए? हाँ, मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे। कितने? मैंने 2-3 ऑनलाइन दिए थे और 3 ऑफ़लाइन दिए थे। उसकी मदद मिली आपको इंटरव्यू में? हाँ, काफ़ी मदद मिली थी। आपकी जो आरजेएस की तैयारी है, ये पूरी की पूरी डूंगरगढ़ रह कर के करी आपने या कहीं बाहर भी गए? नहीं, मैं बाहर कहीं नहीं गई, मैंने डूंगरगढ़ रह के ही की है। ऑनलाइन कोचिंग ली? प्री तो मैंने खुद से ही किया था। हुँ, फिर मेंस के लिए मैं चूरू की विधि सत्संग से जुड़ी थी। हुँ। तो फिर मेरा मेंस और इंटरव्यू के लिए मैंने उनकी गाइडेंस ली थी। वो आप रेगुलर थे उनमें? मेंस के टाइम मैंने सर की मेंस और इंटरव्यू के लिए उनकी क्लास होती थी शाम को 8:30 से 9:30। तो वो मोस्ट ऑफ क्लास होती थी, डाउट क्लियरिंग क्लास थी। तो उसमें से अच्छा हो जाता था कि तो मेंस के लिए समय बहुत कम मिला आपको 45 डेज़ मिले थे। और 45 दिन कंटिन्यू रहे उनके साथ। जी। तो वहाँ कौन-कौन सर पढ़ाते थे? विधि सत्संग में एक महेंद्र जी सर हैं, एक चंद्रशेखर जी पारिक सर हैं, वो 2 पढ़ाते हैं। और लैंग्वेज धीरज जोशी जी हाँ, सर। लैंग्वेज धीरज जोशी सर करवाते थे। हुँ। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था? हाँ, इनका अच्छा था। ये एज़ ए प्रैक्टिकल बताते हैं कि आपको पेपर में कैसा फ़ील करना है और कैसे आपको लिखना है। जी। तो उनका काफ़ी अच्छा अलग है। पूरा एकेडमी के साथ-साथ वो हमको प्रैक्टिकल में भी पूरा नॉलेज देते थे। चंद्रशेखर पारिक सर तो अभी जज हैं हाँ, वो अभी एससीजेएम में। और महेंद्र जी सर? महेंद्र जी सर एसएलओ है अभी, अच्छा, महेंद्र सर जी एसएलओ हैं अभी। एसएलओ है अभी। इनकी पोस्टिंग है वहीं से पढ़ाते हैं? ऑनलाइन वहीं हाँ, से ऑनलाइन मार्गदर्शन देते हैं सर चंद्रशेखर पारिक जी सर तो। अपने उस बैच में कितने बच्चे होते थे? लगभग होते थे 35 से 40 बच्चे होते एक-एक बच्चे का प्रॉपर रिप्लाई करते थे? थे। जी। ओवरऑल यदि मैं किसी सर की बात करूँ कि आपको यहाँ तक लाने में किनका योगदान स्पेशली रहा है? जैस ज़रूरी नहीं है 1 नाम हो, 2-3 नाम भी हो सकते हैं, 4 नाम भी हो सकते हैं। जैसे इस बार मेंस के लिए 45 डेज़ ही मिले थे हम लोगों को। तो जब मैं विधि सत्संग से जुड़ी थी तो मेरा यही था कि मेरे को टेस्ट सीरीज़ ही देनी है, क्योंकि क्लासेस के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर ऐसे ही मैंने कहा एक क्लास लेके तो देखें कैसी होती है, क्या पता बेनिफिशियल हो जाए। तो फिर जब मैंने चंद्रशेखर जी सर को देखा, तो उनको देखते ही ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरी नैया पार लगवा देंगे इस बार। तो वो एक फीलिंग थी, सर खुद इतना डाउन टू अर्थ था कि उनसे इतना कुछ सीखने को मिला। फिर हिंदी इंग्लिश के लिए मैंने धीरज जी सर से पूरा मार्गदर्शन लिया। सर पूरा बताते हैं कि आपको कब कैसे करना है, कहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं। तो इन दोनों का मेंस के लिए अच्छा योगदान रहा मेरा। और महेंद्र जी सर तो पूरा उनका गाइडेंस में था ही, लेकिन उनसे मैंने क्लासेस और नहीं ली। वो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में उनका पूरा रोल था। हम लोगों के टेस्ट पेपर भेजना, उनको चेक करना, उनमें उनका रोल था। और इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए भी मैं विधि सत्संग से जुड़ी रही थी। तो महेश जी सर थे उनके एक, और एक चंद्रशेखर जी सर, इन दोनों की क्लासेस होती थी। और धीरज जी सर ने भी हमें गाइडेंस दिया था कि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, आपके साथ कोई और बच्चा रहा जिन्होंने आपके साथ तैयारी करी है और वो जज बना है?
मेरे साथ तैयारी में तो हम 3-4 फ्रेंड्स थे, लेकिन उनका मेंस नहीं हो पाया था। फिर एक फ्रेंड थी, उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। हमारे कोचिंग से काफ़ी जन हुए, लेकिन मेरे साथ थे, उनमें से किसी का नहीं हो पाया। और वैसे हमारे कॉलेज के एक बैचमेट है, देवयानी शर्मा, उसका भी शायद इसी बार हुआ है। हम्म, पर हम लोग ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमारा कोई इंटरेक्शन नहीं था। नहीं था। हम्म, आपको यदि कोई दिन में डाउट क्लियर करना है तो फिर उस परिस्थिति में आप क्या करती थी? मैं तो अगर कुछ होता तो मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लेती थी। तो अभी तो सब कुछ मिल जाता है। हम्म, कुछ भी होता है, मेरे को जो भी डाउट लगता मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती थी उसको, तो वो मिल जाता था। ये जो इंटरव्यू है ये एस्पिरेंट्स बहुत देखेंगे जो आरजेएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। आप कह रहे हो कि मैंने नोटिफिकेशन आया उसके बाद से तैयारी शुरू करी प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से। तो कईयों को यूं लगेगा कि नहीं नहीं ऐसे सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो आप एक पूरी शॉर्ट में एक रूपरेखा बताओ कि ऐसे सिलेक्शन हो सकता है। मेरा ये है कि अगर आपने मन में ठान लिया कि इस बार करना है तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद जब नोटिफिकेशन आया, उसके बाद मैंने और कोई काम नहीं किया। सुबह से लेके सुबह मेरे 4 बजे उठ जाती थी मैं, और सोना मेरे को तभी था जब मेरे को नींद आ जाती थी। ऐसे नहीं कि मैं जाके सो रही हूँ, कभी मैं ऐसे सोई नहीं। पूरी थ्रू आउट जर्नी जब नींद आ गई मैं सो गई, लेकिन मैंने उस टाइम मैंने पूरा लगभग मेरा 16 से 18 घंटा मैंने अपनी पढ़ाई को दिया था, कंटिन्यू। कंटिन्यू। बीच में कुछ खाना-पीना और खुद का काम, बस उतना ही, बाकी मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया। और सोशल मीडिया से मैं पहले थी, लेकिन जिस दिन नोटिफ़िकेशन आया, सबसे पहले मैंने उन्हीं को डिलीट किया था कि ये डिस्ट्रैक्शन करेंगे हमको। तो वही था कि थ्रू आउट जर्नी आपने सोच लिया कि ये करना है तो आराम से हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको पूरा डेडिकेशन देना है। वो आपको डिपेंड करता है कि आप 2 साल में 2-2 घंटे देके पढ़ना चाहते हो या फिर 2 महीने में 20 घंटे देके पढ़ना चाहते हो। अच्छा, राइटिंग का क्या किया? बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। इस बार पेपर का टाइमिंग बहुत कम था, तो मेंस के लिए मैंने राइटिंग प्रैक्टिस मैंने डेली की थी, 2 घंटा मैं राइटिंग करती थी। कब, नोटिफिकेशन के बाद या पिछले 2-3 साल से? नहीं, मैंने जब प्री का एग्ज़ाम हो गया, तो लास्ट जो 45 डेज़ थे, उसमें ये था कि मेरे को डेली का 2 घंटा पेपर सॉल्व करना है। क्योंकि मॉक अगर मैं देती, तो इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हमको रिवाइज़ भी करना था 45 डेज़ में। तो मैंने अपनी स्पीड ऐसे मेंटेन की थी कि मेरे को डेली का 2 घंटे सिर्फ़ लिखना है। तो उससे मेरी राइटिंग पेपर अच्छे हो गए थे और मेरे पेपर सारे पूरे हुए थे। इवन हिंदी, इंग्लिश का तो मेरा 10 मिनट पहले ही हो गया था। अच्छा। तो वो था कि अगर आप अच्छे से, अगर आपकी सही स्ट्रेटजी है, तो आप आराम से कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता कि टाइम का कोई इश्यू रहता है। एक भी सवाल छूटा नहीं किसी भी पेपर नहीं, में? मेरा कोई भी नहीं छूटा। पेपर मेरे चारों पूरे हुए थे। प्राइमरी एजुकेशन की यदि बात करूं तो आपकी कहाँ हुई है शिक्षा? मेरी यही श्री डूंगरगढ़ से ही मैंने बाल निकेतन स्कूल से 10th किया है, फिर बाल भारती से मैंने 12th किया। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन सेसमो गर्ल्स कॉलेज से हुआ, और फिर मैंने अपना LLB रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज बीकानेर से किया, और LLM मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से किया। अच्छा, एलएलएम हो गई आपकी। जी। जब 10th दिया था मैंने, तो मेरे को तो ये था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। तो फिर पापा का ये था कि हमारे डूंगरगढ़ में इतने संसाधन थे नहीं। तो पापा बोले ले लो साइंस, कोई मना नहीं है। लेकिन 12th के बाद फिर बाहर जाने का इतना पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा समझा, तो फिर दीदी और सब कॉमर्स में ही थे। तो बोले कि तू कॉमर्स ले ले, तो फिर मैंने 11th-12th कॉमर्स से किया। 12th में भी मैंने श्री डूंगरगढ़ टॉप किया था कॉमर्स में। अच्छा। इवन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में भी, क्योंकि मेरा था कि मेरे को साइंस जाना है, डॉक्टर करना है। मेरे साथ के जो 10th में हमारे साथ थे, उनमें से कर भी ली, उनके PMT क्लियर हो गया, वो लोग आगे पोस्ट कर रहे हैं उसके अंदर। वो डॉक्टर बन रहे हैं। डॉक्टर बन चुके हैं, अभी उनकी PG चल रही है। अच्छा, आपकी कम्युनिटी में कॉमर्स लेने के बाद यदि कोई बच्चा या बच्ची टॉपर है तो घर वाले, समाज वाले ये कहते हैं कि आप तो सीए कर लो। तो आपको ऐसा नहीं कहा? नहीं, CA के लिए मेरे को कभी प्रेशर नहीं दिया गया था। और आपका मन नहीं था सीए मेरा करने? मन नहीं था CA के लिए। किसी ने नहीं कहा, रिश्तेदारों ने कोई? नहीं, CA के लिए नहीं बोला गया था। हम्म, तो मेरे को करना भी नहीं था। फिर बीकॉम के बाद तो मेरे को था कि अगर मेरे को CA करना होता तो मैं 12th के बाद ही स्टार्ट कर देती। अच्छा, परिवार में और कोई है जॉब में? नहीं, मेरे परिवार में ये मेरी गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट जॉब ही लगी है। हमारे घर में तो दूर-दूर तक की कोई नहीं है, प्रिपरेशन भी किसी ने नहीं की। LLB भी मैंने ही की थी, उसके बाद इस क्षेत्र में जाने वाली मैं ही हूँ। परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में हम 4 बहनें हैं, जी। दादी माँ है, पापा है, मम्मी है। बहनें क्या करती हैं?
2 बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हो चुकी है, छोटी वाली ने भी 12th की है। छोटी वाली आपकी तरह ही होशियार है? हाँ, इंटेलिजेंट तो वो मेरी तरह है, लेकिन वो थोड़ी-सी चंचल है। हाँ, तो फिर उन्होंने कॉमर्स ले रखा है? हाँ, चारों का कॉमर्स ही है हमारा। अच्छा, उन दोनों ने भी, बड़ी बहनों ने भी कॉमर्स ही हाँ। लिया। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी की हमारी श्री डूंगरगढ़ में साड़ियों की दुकान है। हुँ, तो जो मेरी 2 बड़ी सिस्टर थी, उनको पापा ने उनकी अलग से दुकान करवा के रखी थी, तो उनकी शादी तक वही सँभालते थे। 2 नंबर वाली सिस्टर की शादी होने के बाद वो दुकान बंद है, क्योंकि मैंने कोर्स जॉइन कर लिया था। तब रिज़ल्ट आने के बाद सब बोलते हैं, "तू तो जज बन गई, अब दुकान कौन सँभालेगा?" हुँ, हुँ, हुँ। फिर पापा ने कहा नहीं भई ठीक है, अब उनकी बड़ी वाली की शादी हो गई तो अब आप सँभालो, नहीं, पापा क्या ने करोगे कभी वकालत करके, क्यों नहीं फालतू? प्रेशराइज़ नहीं किया। पापा ने बोला कि 2-3 साल अगर तू कर भी लेगी दुकान, तो फिर छोटी वाली तो छोटी है, तो तुम लोगों को जो मन में है वो करो। उन दोनों का बिज़नेस में मन था, बड़े वालों का, तो उनको भी पापा ने अपने साथ नहीं बिठाया। उनको अपनी फ्रीडम दी, अपनी दुकान करवाई। तुम अपने दुकान का माल खुद से खरीदो, खुद से बेचो, तुम्हारे कस्टमर, तुम्हारे पार्टीज़, पापा को उससे कोई मतलब नहीं तुम्हारा था। प्रॉफ़िट। तुम्हारा प्रॉफ़िट। हाँ, तो पापा ने शुरू से ही डिसीज़न लेने की तो हमें फ्रीडम ही दी थी कि आपको जो लेना है लो। कभी ये नहीं सोचा कि इनको दे दी फ्रीडम, कोई माल नहीं बिका तो लॉस हो जाएगा। तो वो शुरू से ही फ्रीडम थी हम लोगों को कि जो करना है करो। उन दोनों का बिज़नेस में था, तो उन्होंने दुकान की। आपने जब कोर्ट जॉइन किया तब आपके रिश्तेदारों ने और आपके पापा को ये नहीं कहा कि क्या कराओगे कोर्ट जा कर के? वहाँ कोई महिला है ही नहीं वकील। बोला गया था, पापा को बोला भी था हुँ, कि इसको जब आरजेएस करना है तो आप इसको कोर्ट मत जॉइन करवाओ। कोर्ट जाएगी, खराब हो जाएगी। वकालत की एक बार अगर इसका नशा पड़ गया तो फिर वकालत चित नहीं रह जाएगी। पर मैंने बोला कि आप मेरे को जाने दो, मेरे को पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो इवन जब मैं कोर्ट में भी जब मैंने प्रैक्टिस की तो मेरे को पता था कि मेरे को करना जुडिशरी है। ये मैंने सीखा कि जज वकील के साथ कैसे ट्रीटमेंट करता है, अपने कोर्ट को कैसे सँभालता है। तो वो मैं कोर्ट जाके सीख सकती थी, घर पे मैं सीख नहीं सकती थी। तो मेरा खुद का माइंडसेट हमेशा से क्लियर था कि नहीं, मेरे को ये करना है। मेरे को भी बोला जाता था कोर्ट में कि तेरे एलएलबी में इतने अच्छे मार्क्स हैं, तू पढ़ाई में इतनी अच्छी है, क्यों यहाँ पे आके खराब हो रही है? पढ़ाई कर, घर पे रह, आरजेएस की प्रिपरेशन कर। लेकिन मेरे को पता था कि मेरा लक्ष्य क्या है और मैं उस दिशा में क्या कर रही हूँ, तो मैं किसी की बातों से प्रभावित नहीं हुई थी। आप जब पहली बार कोर्ट गए, तो मैंने उसी दिन देखा, अच्छा ऐसे कोर्ट होता है, ऐसे जजेस होते हैं, ऐसे वकील होते हैं, ऐसे कोर्ट का पूरा डेकोरम होता है। तो मैंने प्रैक्टिस के टाइम ही सीखा था सारा। आपने कभी सोचा कि एक दिन मैं यहाँ बैठूँगी वो तो एलएलबी में एडमिशन के टाइम ही पता था कि करना तो जुडिशरी है, पर वो सीट मैंने उस दिन जाके देखी थी कि नहीं, मेरे को इसी सीट पे आके बैठना है। और बैठ गए आप? अभी रिज़ल्ट आ गया, क्लियर हो गया होपफुली। अच्छा, कुछ बचपन की बातें बताओ आपकी। आप बच बचपन में चंचल थी, ऐसे ही नॉर्मल थे, कैसे थे? मैं ज़्यादा चंचल तो नहीं थी, हुँ, पढ़ाई में मैं शुरू से ही अच्छी थी। डिबेट मेरा बहुत अच्छा था। तो स्कूल लेवल में मेरे को याद है 7th क्लास में थी मैं, तब 9th और 10th के लेवल का कोई श्री डूंगरगढ़ लेवल का कॉम्पिटिशन था, डिबेट कॉम्पिटिशन। जी। लेकिन मेरे को शुरू से ही था, तो मैंने सर से ज़बरदस्ती अपना नाम लिखवाया कि नहीं, मेरे को बोलना है। तो सब लोग, जब मैं स्टार्ट हुई मेरा स्पीच, तब सब मेरे को देख के हँसे कि छोटी-सी बच्ची है, क्या बोलेगी? 9th-10th के बच्चे और मैं 7th में। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट कॉम्पिटिशन और मैं फर्स्ट आई थी उसमें। उसके बाद उसका भी आगे और हुआ, डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी हुआ, उसमें भी मेरे को गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद तो जैसे फिक्स ही हो गया था कि डिबेट कॉम्पिटिशन है, अगर महिमा है तो एक रैंक इसकी फिक्स है। तो वो पहले से ही बोलते थे, दीदी आप मत लो प्लीज़ पार्ट। तो फिर छोड़ते थे आप? नहीं, फिर भी लेते ही थे। मैं लेती थी पार्ट। इंटरव्यू में आपको इसका भी फ़ायदा मिला होगा? हाँ, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से वो पब्लिक स्पीकिंग का था, तो मेरे को वो नहीं लगा कि मेरे का कॉन्फिडेंस कहीं पे लूज़ नहीं हुआ, हुँ। तो इसका भी काफ़ी फ़ायदा मिला। अच्छा, बचपन के दोस्त आपके साथ हैं अभी भी? हाँ, व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे टच में है, बात होती है? बात होती है। नहीं, जज बनने के बाद नहीं, मैं उससे पहले की बात नहीं, कर रहा उससे हूँ। पहले भी होती थी। बाद में कुछ नए दोस्त आए? अभी तो काफ़ी जन आ रहे हैं, अच्छा आप दीदी के भी फ्रेंड्स मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, हाँ, हमको भी करना है, हमें भी बताओ। हाँ। तो काफ़ी नए दोस्त भी जुड़े हैं। अच्छा, एक सामान्य लाइफ से जैसे ही सिलेक्शन होता है, पीडीएफ में जैसे ही नाम आता है, उससे पहले की और बाद की लाइफ में आपको थोड़ा चेंजेस लगा? काफ़ी आपको प्रायोरिटी मिलने लगती है, ऐसा लगता है कि एक रिज़ल्ट से ही आपको ऐसे हो जाता है कि आपको अब तो सब कुछ आता है।
तो वो काफ़ी कुछ चेंज हो गया, लोगों की मेंटालिटी काफ़ी चेंज हो जाती है, आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। जो आपको पहले बच्ची के रूप में देखते थे, वो आपको एक जज साहिबा के रूप में देखते हैं, तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा कि मेरे जो सीनियर थे वकील साहब, उनको पूछते कि ये कौन है? अच्छा, ये नई प्रैक्टिस करने आई है। हाँ, तो वो कहते नहीं-नहीं ये जज साहब है। हाँ। तो आपको उस समय क्या लगता था? मैं जब कोर्ट में बैठी रहती थी, तो सब यही सोचते कि वकील साहब के साथ कोई आया होगा। हुँ, तो और मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी यही सोचते कि छोटी गुड़िया है, पढ़ाई कर रही होगी। तो इवन जो भी नया मिलता, वो मेरे को गुड़िया ही बोलता। उनको तो ये भी विश्वास नहीं होता कि मेरी एलएलबी भी हो चुकी है। हुँ। तो सर से पूछते ये गुड़िया कौन है? तो सर बोलते ये गुड़िया नहीं है, ये मजिस्ट्रेट बनेगी। तो मेरे को ये लगता सर तो सबको ही बोल रहे हैं, क्या पता नहीं बनी तो क्या होगा? उस टाइम तो ये डाउट रहता था। लेकिन उनकी वो होता है कि उनको पूरा विश्वास था कि नहीं हो जाएगा। तो सर को आपने कहा नहीं कि सर सबको मत कहा करो ऐसे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला सर को। हुँ, सर किसी को भी जब मेरा सबसे पहले अगर मेरे को इंट्रोड्यूस करवाना होता था, सर यही बोलते, ये आरजेएस की प्रिपरेशन करिए और इस बार ये निकल जाएगी। वो मेरे को डायरेक्ट एज़ अ एडवोकेट वो मेरे को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाते किसी से। तो डूंगरगढ़ में आपने 2 रिकॉर्ड बना लिए। एक तो पहला ये कि आप पहली महिला, पहली लड़की हो जिसने प्रैक्टिस की कोर्ट में, जी, और पहली महिला, पहली लड़की हो जो जज बनी हो डूंगरगढ़ जी, की। सही है ये बात? जी। तो बधाइयों का तो खूब सिलसिला मुझे लगता है चल ही रहा होगा अभी तक। अभी तक चल ही रहा है वो तो। हुँ, वो था कि कुछ ऐसा काम करें कि मेरी वजह से आने वाली जो लड़कियाँ हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। कोर्ट भी जाती तो मैं यही बोलती कि मैं ऐसी प्रैक्टिस करके जाऊँ कि इवन फिर किसी सीनियर के पास कोई लड़की आए तो वो मना नहीं करे। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया, तो मेरे पीछे आने वाली जनरेशन को मौका ही नहीं मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। तो मेरे माइंड में हमेशा यही रहता था कि नहीं, मेरी वजह से किसी को आगे मौका मिले अच्छी बात है, लेकिन किसी के पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। एक नया बच्चा है जिसने एलएलबी में एडमिशन लिया है जी, और उसको आरजेएस बनना है, जी। तो आप उसको कैसे गाइड करोगे? जैसे मैं उनको बोलना चाहूँगी, जैसे आपके फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, तो आप फर्स्ट ईयर की पढ़ाई के साथ-साथ आप उनको काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। तो जब तक आपका फाइनल ईयर होगा, तब आपके मेजर सब्जेक्ट्स लगभग कंप्लीट हो जाएँगे। तो आप अपने सिलेबस का लगभग 70% पार्ट तो आपका एलएलबी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप प्रिपरेशन के लिए उतरेंगे, तो आपके ऊपर भार नहीं रहेगा कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हो। और जब आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी, तो अगर आप डेडिकेटली 6 महीने भी अगर इसकी प्रिपरेशन को दोगे, तो आप बहुत आराम से निकाल लोगे। कोचिंग करने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगे कि मेरे को करनी चाहिए, तो मैं ये नहीं मानती कि कोचिंग का कोई घाटा नहीं है। आपकी अगर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आपकी इच्छा है करने की, तो आप कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने कोचिंग नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मेरे सामने बैठे हैं। जी। हुँ। अच्छा, हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करें वो? हिंदी इंग्लिश में जैसे मैं हिंदी का न्यूज़पेपर, मेरी दिल्ली की आदत है, मैं दिल्ली से पढ़ती हूँ। तो आप हिंदी की न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आपको डिबेट और अच्छा लगता है तो आप वो सब दीजिए। क्योंकि डिबेट में ऐसा होता था कि हम लोगों को 2 मिनट पहले टॉपिक मिलता था और उस पे हमको बोलना था। तो मेरा हिंदी में तो ऐसा था कि अगर मैं 2 मिनट पहले किसी टॉपिक पे 5 मिनट बोल सकती हूँ, तो मैं लिख तो सकती हूँ। तो अगर आपकी जो भी लैंग्वेज आपकी अच्छी है, तो अगर आप एक लैंग्वेज पे अच्छा कमांड कर लोगे, तो दूसरी पे फिर आपको थोड़ा भी काम करोगे तो आप कर सकते हो। तो महिमा टॉक विद बीएमआर की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही प्रगति करते रहें। आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू।